नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश से जुड़ी हो या फिर दुनिया से, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर पार्लियामेंट से, जहां संसद में भारी हंगामा आज देखने को मिल रहा है। जी हां, संसद में दोनों सदनों की जब हम बात करें, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार अभी तक स्थगित की जा चुकी है। आज मानसून सत्र का पहला दिन है और पहला दिन ही हंगामेदार रहा है। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो पंजाब से, जहां पंजाब में नकल से भर्ती हो रही है। जी हां, पंजाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 454 फार्मेसी अफसर पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें हाईटेक नकल गिरोह का पर्दाफाश हो गया। जी हां, पंजाब पुलिस ने 7 नकल कराने वाले और 28 अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वहां की भाषा को लेकर। बंगाल भाषा को लेकर ये फैसला लिया गया और 1 सितंबर से ये नया नियम जारी किया गया। आखिर क्या है ये नया नियम, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। 13 अगस्त तक सत्र चलेगा और सत्र की शुरुआत होते ही संसद में हंगामे की तस्वीरें सामने आने लगी। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में आज काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, लगातार नारेबाजी की और विरोध के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। अब इन सबके बीच केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को पेश कर दिया। इसके अलावा मानसून सत्र में और भी कई विधेयक सूचीबद्ध है जिन्हें पेश किया जाना है। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की कुछ तस्वीरें। तो आज मानसून सत्र का पहला दिन है और पहला दिन ही कहीं ना कहीं हंगामेदार आज रहा है, फिर चाहे बात लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा की। दोनों ही सदनों में काफी हंगामा और नारेबाजी आज देखने को मिली है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें तो सत्र के हंगामेदार ये शुरुआत हुई है। लोकसभा में के अंदर नारेबाजी से ये पूरा सदन और साथ ही राज्यसभा गूंजा, जिसकी तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की। जहां लोकसभा की अगर हम बात करें तो नारेबाजी से सदन गूंजता हुआ नजर आया और सदन की कार्यवाही को कई बार, 1-2 नहीं बल्कि कई बार स्थगित करना पड़ा। लेकिन वहीं राज्यसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और वहां पर भी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद में राज्यसभा को भी कई बार आज स्थगित करना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जज संख्या संशोधन बिल पेश कर दिया गया है, जिसमें जजों की संख्या बढ़ाने की बात उसमें कही गई है। हालांकि अगर हम देखें तो कई सारे विधेयक इस बार पेश होने हैं और इसको लेकर क्या कुछ कहा एक बार वो आपको सुनाते हैं। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026, number 1 of 2026. तो सुप्रीम कोर्ट में जज संख्या संशोधन बिल 2026 को पेश कर दिया गया है। अब इससे आखिर क्या बदलेगा, इसके लागू होने के बाद में एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इसके जरिए आपको बता दें कि 1956 के कानून में संशोधन का प्रावधान और इसके साथ ही जो लंबित मामलों का जो बोझ है उसे घटाने की तैयारी में कहीं ना कहीं सरकार इस समय है। और इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जज बढ़ाए जाएंगे इस संशोधन के जरिए, जिसमें जजों की संख्या जो अभी 33 है वो 33 से सीधा हो जाएगी 37, जिसकी वजह से जो बोझ है का जो मामले सामने आते हैं उनका जो बोझ है वो कहीं ना कहीं कम होगा। इसके साथ ही सीजीआई समेत कुल 38 जज उसके बाद में हो जाएंगे इसके लागू होने के बाद। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो तो इस समय सीजीआई के अलावा 33 जज हैं और केस निपटाने के लिए अधिक बेंचें जब होंगी तो केस जल्द से जल्द निपटे जाएंगे, जो बोझ है वो भी कम होगा, मामलों की सुनवाई तेज हो जाएगी और साथ ही न्याय वितरण की गति में भी सुधार होता हुआ
नजर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जज संख्या संशोधन बिल 2026 को इस समय पेश कर दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश किया है। और इसी पर ताजा अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश, आज मॉनसून सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही काफी हंगामेदार देखने को मिला। दोनों सदनों की कार्रवाई एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार स्थगित करनी पड़ी। राजेश। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कृतिका लगातार हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो हंगामे पर आमादा है, उससे हम कह सकते हैं कि मॉनसून सत्र का जो यह आगाज है ये बहुत ही हंगामेदार और धमाकेदार होने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। जबकि ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष के जो लोग हैं वो बैठक में आए थे और उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि उसी वक्त सुनाई पड़ने लगी थी। और अब जबकि जो मॉनसून सत्र है उसका ये पहला दिन है और पहले ही दिन हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में अनेक मुद्दों को लेकर, नीट छात्रों का मुद्दा हो, राम मंदिर अयोध्या का मसला हो, अनेक मुद्दों को लेकर जो विपक्षी सांसद हैं वो हंगामा कर रहे हैं और उनका कहना है कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि नीट का मसला हो या अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मसला हो, कहीं ना कहीं सरकार जो है वो संजीदगी दिखा रही है और सरकार की ये पूरी कोशिश है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। और इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि जांच के बाद स्थितियां जो है वो स्पष्ट हो जाएं और इसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का साफ कहना है कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और हमने देखा कि धरना प्रदर्शन की बात हो या फिर अन्य हंगामे की बात हो, विपक्ष लगातार हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जबकि सत्ता पक्ष की तमाम जो कोशिशें हैं वो अब तक नाकाम रही हैं। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश भी की। आज जब हमने केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से बातचीत की तो उन्होंने ये कहा भी कि विपक्ष को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए और रचनात्मक सहयोग करते हुए कहीं ना कहीं सदन चलाने में मदद करनी चाहिए। लेकिन जो रवैया दिखाई पड़ रही है कृतिका, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है। और विपक्ष की जो मंशा है उसको देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका आगाज आज हो चुका है। इसके साथ ही राजेश, अगर हम देखें तो 13 अगस्त तक सदन चलने वाला है। इस बार मानसून सत्र में 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा और कई सारे विधेयक हैं जो सूचीबद्ध है, लेकिन उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट जज संख्या को लेकर के जो विधेयक है वो आज जरूर पेश कर दिया गया है। हाँ देखिए, विधेयकों को पेश करने की कोशिश सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर की जा रही है। आपने पहले भी देखा होगा कि सरकार हमेशा ये चाहती रही है कि जो तमाम लटके पड़े विधायी कार्य हैं उनको निपटाया जाए। आप पिछले सत्र की बात करें, शुरू से लेकर आखिर तक हंगामा होता रहा और आखिर में सत्ता पक्ष ने कई विधेयकों को पेश करके उसे पारित कराने की कोशिश की। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ट्रेजरी बेंच की ये कोशिश है कि विधायी कार्यों को जिस तरीके से आज बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है उसी तरह से बिल को शुरू से ही इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि विपक्ष अगर हंगामा भी करता हो तो कहीं ना कहीं हंगामे के बीच विधेयकों को पारित करा लिया जाए। यानी सत्ता पक्ष की स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल चुकी है। सत्ता पक्ष अब सत्र के आखिर में विधेयकों को पेश करने के बजाय पहले दिन से ही ताबड़तोड़ विधेयकों को पेश करके उसे पारित कराने की कोशिश करेगी, ताकि विपक्ष पर एक दबाव भी बढ़े कि आप हंगामा अगर करेंगे तो विधेयकों को इसी तरह से पारित करा लिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि विपक्ष अपनी रणनीति में क्या बदलाव लाता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सत्ता पक्ष की स्ट्रेटजी बदल चुकी है और अन्य सत्रों की तरह विधेयकों को आखिर में न लाकर आज पहले ही दिन से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का पश्चिम बंगाल से। भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं है बल्कि पहचान की सबसे बड़ी ताकत होती है और अब बंगाल की राजनीति में भाषा बनी है सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, बांग्ला बोलेगा बंगाल। शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है बांग्ला भाषा को लेकर। आपको बता दें कि 1 सितंबर से सरकारी कामकाज में बांग्ला भाषा को अनिवार्य कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार से पत्राचार हो या फिर सरकारी फाइलें, बांग्ला भाषा कंपलसरी होगी। सरकारी पोर्टल, ऐप, नागरिक सेवाएं और पुलिस व्यवस्था,
हर जगह बांग्ला भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी और साथ ही अनुवाद सारथी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इससे मातृभाषा को सम्मान मिलेगा और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं बांग्ला बोलेगा बंगाल। तो आपको बता दें कि बंगाल में ये बड़ा फैसला इस समय लिया गया है और बंगाल में इस फैसले के साथ ही शुभेंदु सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, जहां अमित शाह की तरफ से इसका अनुरोध किया गया था, जिस पर अब अमल किया गया है। अब 1 सितंबर से नया भाषा नियम लागू हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां बांग्ला भाषा को अनिवार्य किया जा रहा है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एचएम का जो पूरा पत्र है वो भी पढ़ा है, जिसमें लिखा गया कि अनुवाद सारथी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा, भाषा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा इसके जरिए दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा फैसला आज लिया गया है और इसके साथ ही भाषा को आगे बढ़ावा देने की एक कोशिश भी समय की जा रही है। राज्य सरकारेर पक्ष থেকে ঘোষণা করছি, আগামী 1 সেপ্টেম্বর 2026 থেকে পশ্চিমবঙ্গে সর্বস্তরে আমরা বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক কার্যকর করলাম। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এই সময়কালে অনুবাদক বা অন্যান্য যে বিষয় থাকবে সেগুলো করা, ভারত সরকার বা অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা বাংলা ভাষাতে চিঠিপত্র করব, উত্তর দেব। তার সাথে সাথে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা বাংলা ভাষার সাথে হিন্দি ভাষাতেও उत्तर प्रश्न चिठीपत्र आदान प्रदान करब। तो कामकाज में बंगाली भाषा को अनिवार्य समय किया गया है। आखिर इसका कहां का इस्तेमाल होगा, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से जो पत्राचार होता है उसमें बांग्ला भाषा का इस्तेमाल कंपलसरी इस समय कर दिया गया है, यानी कि हिंदी के साथ साथ बांग्ला भाषा को भी इस समय कंपलसरी किया गया। इसके साथ ही जो फाइलें हैं, जो सरकारी आदेश हैं, वो अब बांग्ला भाषा में भी आपको नजर आएंगे। सरकारी पोर्टल है या जो एप्लीकेशंस हैं, जो नागरिक सेवाएं हैं, हर जगह पर बांग्ला भाषा का इस्तेमाल होगा और साथ ही जो एफआईआर और पुलिस सेवाएं हैं उनमें भी इस भाषा का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जहां एक तरफ इस भाषा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया, वहीं दूसरी तरफ एक और फैसला लिया गया कि अब मंत्रियों को 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा। जी हां, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये बड़ी घोषणा इस समय की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये घोषणा की है कि विधानसभा में जो भी सवाल होते हैं मंत्रियों से, उसमें उन्हें 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 7 दिन के अंदर उनको जवाब देना है। मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर ये सख्त ऑर्डर दे दिया है। विधायकों के जो मुद्दे हैं उस पर जवाबदेही 7 दिन के अंदर देनी है। जो भी उनके सवाल है उनके 7 दिन के अंदर जवाब देना है। तय समय सीमा में ये जवाब देना होगा और अब जवाब में देरी बिल्कुल नहीं चलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि संबंधित मंत्री जो है वो जवाब देंगे और अगर किसी भी कारण अगर देरी होती है तो उस पर आपको वजह बतानी होगी, मंत्री को वजह बतानी होगी कि आखिर ये देरी क्यों हुई है, और अगर जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा टाइम भी मांग सकते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 7 दिन में अब मंत्रियों को जवाब देना होगा, कहीं ना कहीं सख्त ऑर्डर इस समय सामने आ चुके हैं मुख्यमंत्री के। कृतिका, देखिए अभी विधानसभा में मैं विधानसभा में ही खड़ा हूँ। विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है और इसमें आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ी बात कही है कि उनका जो अनुभव है, उनका अनुभव है कि पहले जो जवाबदेही मांगे जाते थे विधानसभा के विधायक के सदस्य है, जो विधायक जो है मंत्रियों से, दफ्तरों से जो सवालों के जवाब मांगते थे, उनका जवाब नहीं मिलता था। ये ममता बनर्जी की शासनकाल की बात कर रहा हूं। लेकिन अब ये मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी जो सरकार है, उनकी सरकार की जो मंत्रियां हैं, वो सारे मंत्रियां उनके जो विधायकों जो सवाल पूछेंगे, पहले तो वो सवाल के जवाब उनको 7 दिन में देना है। अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तब भी उनको इंटीमेट करना पड़ेगा कि क्यों वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर चाहे तो वो समय भी मांग सकते हैं। और इसके साथ साथ विधानसभा के सदस्यों को यह भी कहा गया है कि आप एक सीएमओ को भी इंटीमेट कीजिए और सीएमओ की तरफ से भी इसके ऊपर एक मॉनिटरिंग होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात विधानसभा में कही गई, साथ साथ सीएमओ का भी मॉनिटरिंग होगा। तो कहीं ना कहीं जाके सीएम भी समझना चाहते हैं कि हर दफ्तर से जुड़े हुए कैसे समस्याएं हैं, चाहे वो विरोधी पक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो,
जो विधायक है वो अपने इलाकों में किन किन बातों को अहम मान रहे हैं, इससे जमीन से विधायक का टच कितना है वो भी पता चलेगा। तो एक तरफ से एक टॉप टू डाउन फॉर्मेट है जिसको जवाबदेही के दायरे में लाकर एक टाइम बाउंड मैनर पे पूरी जो चीजें हैं, जो इश्यूज है, उनको एड्रेस करना चाहती है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। कृतिका, इसके साथ ही सौरभ, बांग्ला भाषा की अगर हम बात करें तो उसको भी बढ़ावा इस समय दिया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। और चलिए इसी के साथ अब रुक करेंगे न्यूज मंच में हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का कि क्या पंजाब में भर्ती परीक्षाएं भी अब नकल माफिया के निशाने पर है? क्या युवाओं की मेहनत पर हाईटेक चीटिंग भारी पड़ रही है? दरअसल फार्मेसी अफसर भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल की कोशिश ने कई सारे सवाल इस समय पंजाब के अंदर खड़े कर दिए, जिसमें फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर तक जैसे फैले नेटवर्क में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पास कराने के नाम पर लाखों रुपए की वसूली का भी आरोप है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 35 लोगों को आरोपी अपना बना दिया है। जी हां, पंजाब में खुलेआम ये नकल इस समय जो तस्वीरें सामने आई और इसके साथ ही सवालों में फार्मेसी अफसर भर्ती परीक्षा पेपर में हाईटेक नकल का ये प्रयास किया गया। और तो पंजाब में खुलेआम नकल के इस समय ये पूरा मामला सामने है, जहां ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करने की ये कोशिश। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई तुरंत की गई। पेपर में हाईटेक नकल का ये प्रयास किया गया। फरीदकोट, कोटकपुरा में ये चीटिंग हुई और इसके साथ ही फिरोजपुर में भी नकल का ये प्रयास किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से बीएनएस और आईटी एक्ट धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरमीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। गुरमीत, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? पंजाब में कहीं ना कहीं आप सरकार इस समय फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो परीक्षा में नकल की पूरी खबर इस समय सामने आई है। गुरमीत, देखिए, राज्य के स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होनी थी 454 फार्मेसी अधिकारियों की, और उसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था इस यूनिवर्सिटी को, जो कि फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस है। अब ये जो यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा 3 जगह पर ये परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई, फिरोजपुर, फरीदकोट और कोटकपुरा। अब ये 3 जगह पर जो परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं वहां पर ये सब कुछ हुआ है। सबसे पहले 19 जुलाई यानी रविवार को जब ये परीक्षा हुई है, 11 बजे का समय था और 11:10 और 11:25 के बीच में जो खबर हमारे पास आ रही है, उस बीच में एक सबसे पहले अभ्यर्थी ने जो पेन है, ब्लूटूथ पेन के जरिए क्वेश्चन पेपर को आगे अपने जो हैंडलर था, जो कॉन्स्पिरेटर है पूरे मामले का, तो उसके पास भेजा और उस अभ्यर्थी का नाम भी बताया गया, आयुष नाम है, रोल नंबर 426347। इसके द्वारा ये आगे भेजा गया और साजन नाम का व्यक्ति जो भिवानी में बैठा था, उसके द्वारा फिर ये रूट किया जाता है तीसरे शख्स दीपक को, जो कि मेकशिफ्ट कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था फरीदकोट के अंदर ही। गुरमीत नाम का एक शख्स है जो कि फाजिल्का में संत कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम करता है, और उसके घर में ये एक मेकशिफ्ट कंट्रोल रूम बनाया गया था। वहां पर ये लोग पेपर सॉल्व करवा रहे थे इन सब अभ्यर्थियों को। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक बताई जा रही है। जब पहला अभ्यर्थी पकड़ा गया तो वहां पर जो इन्विजिलेटर मौजूद था उसके द्वारा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को सूचित किया गया, उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस के पास पहले से इंटेलिजेंस इनपुट थी और पुलिस ने उस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर तकरीबन जो है 28 लोगों की लिस्ट जारी की और 28 लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद जो इसमें ऑपरेटिव थे, जिनके द्वारा ये परीक्षा में हेल्प की जा रही थी या परीक्षा लोगों को इस तरीके से गलत तरीके से उसके जवाब तैयार करवाए जा रहे थे, उसमें 7 लोगों की अभी तक उनको हिरासत में लिया गया है। मगर माना यह जा रहा है कि ये जो रैकेट है ये और बड़ा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम दे रहे थे उनमें से कुछ अभ्यर्थी फरार भी हुए हैं, तो उन अभ्यर्थियों को पकड़ने की भी कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा नाम भी जारी किए गए। एक सबसे बड़ा मेन कॉन्स्पिरेटर जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो गुरमीत नाम का शख्स है, जिसका फरीदकोट में ही घर था और पॉलिटेक्निक कॉलेज फाजिल्का में काम करता था। दूसरा मंजीत नाम का। ठीक है गुरमीत, आप इस महत्वपूर्ण खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।